Hello and welcome to Neeraj Mudgal Law Classes. I'm CS Neeraj Mudgal and today we will discuss the amendments which are applicable for the upcoming CA final law examination for new syllabus. Okay, so far as company law is concerned, this video is also relevant for the old syllabus and अभी जो attempt आने वाला है वो old syllabus के लिए भी extend हो चुका है जैसा पता ही होगा आपको। तो फाइनल लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट्स इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट पर लिस्ट किए हैं आईसीआई की वेबसाइट पर उसमें से आपके जो अमेंडमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पर लिए हैं एंड आज हम कंपनी लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं वो करेंगे। सो देयर आर टू पार्ट्स इन आवर सिलेबस, वन इज़ कंपनी लॉ एंड अदर इज़ इकोनॉमिक लॉज। तो हम कंपनी लॉ में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं आज वो डिस्कस करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट गोइंग इनटू द असाइनमेंट, एक बात इम्पोर्टेंट ये जानना ज़रूरी है कि आखिर अमेंडमेंट क्यों हुए हैं और किन किन चीज़ों में ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुए हैं, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जो है और जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोविजंस अफेक्ट हुए हैं वो है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के वजह से बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। अब अमेंडमेंट एक्ट का टारगेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या था इस अमेंडमेंट एक्ट को लाने का। तो जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 है वो ये कह रहा है कि हम कंपनी लॉ के अंदर प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? डीक्रिमिनलाइज कर देंगे। डीक्रिमिनलाइजेशन से क्या मतलब है कि जो इम्प्रिजनमेंट के प्रावधान है, प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के अंदर अंदर उनको हटा दिया जाएगा। अगर कोई ऑफेंस होता है तो पनिशमेंट के लिए हम क्या लगाएंगे? फाइन लगाएंगे या पेनल्टी लगाएंगे। कई ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें दोनों हैं या ऑप्शन है कि दोनों में से कोई लगा दो, यानी कि फाइन है और इम्प्रिजनमेंट या फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ, दोनों भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई एक भी लगा सकते हो। बट इंपॉर्टेंट बात यह कि व्हेन यू डू द बिजनेस, तो बिजनेस में लीगल कंप्लाइंसेस कंपनीज एक्ट की जो हैं अगर वो आप नहीं कर पाते हैं तो कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं दे आर देयर सब्जेक्ट टू द इम्प्रिजनमेंट। अब बिजनेस करने निकले हैं, बिजनेस मैनेज करने निकले हैं तो जेल जाना पड़ सकता है। ये जो एक पॉसिबिलिटी है ये नेगेटिव फैक्टर की तरह काम करती है और कर रही थी। तो इसलिए प्रपोज किया गया कि जो सिविल लॉ होता है उसके अंदर सिविल मैटर्स के अंदर हम पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट ना लगाएं, राइट। इससे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको धक्का लगता है। बिजनेस कंपनी फॉर्म में करने से लोग डिस्करेज हो रहे थे, पीपल वर गोइंग फॉर एलएलपी। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि हम डीक्रिमिनलाइज करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय डीक्रिमिनलाइजेशन? सिंपल लैंग्वेज में जिन जिन प्रोविजंस के अंदर उन्होंने इम्प्रिजनमेंट डाला है वहां से इम्प्रिजनमेंट को हटा दिया गया है। तो या तो पेनल्टी रहेगी या फाइन रहेगा। नेक्स्ट, फाइन और पेनल्टी में क्या फ़र्क है? जनरली प्रोसिक्यूशन के बाद फाइन जो है वो कोर्ट या फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इन दिस केस इन द कंपनीज एक्ट कोई ट्रिब्यूनल कौन सा है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है या एपेलेट ट्रिब्यूनल है तो ट्रिब्यूनल लगाएगा। तो जुडिशियल बॉडी लगा रही है, वेदर इट इज़ अ कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, नॉर्मल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इट इज़ अ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी और नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल जो भी है जुडिशियल बॉडी उसको लगाएगी। उसके लिए प्रोसिक्यूशन लॉन्च करना पड़ेगा, केस फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। पेनल्टी डिपार्टमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एमसीए खुद लगा देगा। तो इससे पीछे जो अमेंडमेंट्स हमने किए थे तो उसमें कई प्रोविजंस के अंदर जो है उन्होंने ऑलरेडी फाइन की जगह पर पेनल्टी लगा दिया है। तो अब इम्प्रिजनमेंट हट जाएगा और इम्प्रिजनमेंट की जगह पर या तो पेनल्टी लिखा हुआ मिलेगा या फाइन लिखा हुआ मिलेगा, राइट। इसके अलावा शेड्यूल 5 जो कि रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल से डील करती है उसमें मेजर अमेंडमेंट्स हैं और उसमें अमेंडमेंट इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो शेड्यूल 5 है वो कहती है कि अगर कंपनी लॉस में है या कंपनी में इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है, तो फिर रेम्यूनरेशन एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर को कैसे दें इसके बारे में पूरी प्रोविजन उसमें है। लेकिन इनके अलावा बाकी जो डायरेक्टर्स हैं वो रह जाते थे उसमें। तो मेजर चेंज यही है कि अब जो प्रोविज़न है लॉस की सिचुएशन में या कंपनी हैविंग इनएडिक्वेट प्रॉफिट और नॉट हैविंग प्रॉफिट, उस केस में रेम्यूनरेशन जो दी जा रही थी फॉर एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर, साथ में अब एक शब्द और ऐड कर दिया गया है एनी अदर डायरेक्टर इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो बाकी डायरेक्टर को भी रेम्यूनरेशन देने की व्यवस्था की गई है, अरेंजमेंट किया गया जो पहले नहीं था इन केस ऑफ लॉस और कंपनी नॉट हैविंग इनएडिक्वेट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट है नॉट हैविंग एडिक्वेट प्रॉफिट, कंपनी इज हैविंग
इन एडिक्वेट प्रॉफिट, यानी पर्याप्त प्रॉफिट नहीं, उतना नहीं है जिससे कि रेम्युनरेशन दी जा सके। अब अमेंडमेंट का मतलब है इट इज रेलिवेंट फॉर दोज हु हैव टेकन क्लास वे बैक, लॉन्ग बैक, एंड फॉर दोज हु माइट बी रीअपियरिंग। फॉर दोज हु हैव गिवन एग्जामिनेशन, आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। रिजल्ट आने वाला है तो आई आई होप कि आप सब सक्सेसफुल हों। लेकिन जिनको भी इसकी ज़रूरत है क्योंकि उन्होंने क्लास बहुत पहले ले ली थी, या जिनको अब ज़रूरत आगे पड़ सकती है, आई विश ऑल द बेस्ट ना पड़े, बट अगर पड़ती है जिन लोगों को तो वो अमेंडमेंट अपनी स्टडी मटेरियल में कर लेंगे। सेक्शन नंबर आ रहा है, आपने ऑलरेडी पढ़ाई हुआ है, आप अकॉर्डिंगली उसमें वहाँ चेंज कर सकते हैं। लेट्स गो थ्रू द प्रोविजंस वन बाय वन। पहला जो आपके सेक्शन है दैट इज 165। 165 सेक्शन में नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के बारे में बात हो रही है। उसमें बताया गया कि एक इंडिविजुअल कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। अगर वो उससे ज़्यादा में बन जाता है तो पनिशमेंट दिया गया है। पनिशमेंट में बदलाव ये है कि वहाँ पर पेनल्टी लगा दी गई है। क्या पेनल्टी है? 2,000 रुपये पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख। यानी कि अगर आप 20 से ज़्यादा कंपनियों में डायरेक्टर बने रहते हैं, जो नंबर प्रिस्क्राइब्ड है कि भाई 20 से ज़्यादा कंपनियों में डायरेक्टर नहीं बन सकता एक इंडिविजुअल, लेकिन अगर आप बन जाते हैं तो फिर कितने दिनों तक आप बने रहते हैं? जितने दिनों तक आप 20 एबव डायरेक्टर बने रहेंगे उतने दिन नॉन कंप्लाइंस है आपकी, उतने दिन का ऑफेंस है। पर डे 2,000 रुपये। बट अगर आप कंटिन्यूसली बने ही रहते हैं तो एन टू द एन नंबर ये पनिशमेंट मल्टीप्लाई नहीं होगा। 2,000 पर डे तो चलेगा लेकिन मैक्सिमम 2 लाख ही लगेगा। यानी कि 100 डेज तक ये मल्टीप्लाई करता रहेगा। 100 डेज के आगे फिर रुक जाएगा, फिर मैक्सिमम 2 लाख ही रहेगा, 2 लाख से ज़्यादा कभी नहीं लगेगा। इम्प्रिजनमेंट कोई नहीं है इसमें। 167 अगला सेक्शन है। 167 में क्या लिखा हुआ बच्चों? इसमें डायरेक्टर जब आप बन जाते हो तो उसके बाद आपका ऑफिस वेकेट हो जाता है। कैसे वेकेट होता है? उसके ग्राउंड्स आपको दिए गए हैं। अब उन ग्राउंड में से किसी भी ग्राउंड पे अगर आपका ऑफिस वेकेट हो जाता है तो सेक्शन ये कहता है कि आपको अपना ऑफिस छोड़ देना चाहिए। नाउ यू शैल नॉट एक्ट एज ए डायरेक्टर, राइट। यानी कि आपका ऑफिस वेकेट हो चुका है तो आप एज ए डायरेक्टर काम नहीं कर सकते। फिर भी करते हैं जबरदस्ती, नोइंगली दैट योर ऑफिस हैज वेकेटेड, तो फिर पनिशमेंट में आपके लिए जेल के प्रोविजन भी हैं, बट अब वो हटा दिए गए हैं, राइट। तो पहले 1 साल की जेल होती थी इसमें। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए, अर्लियर इट वाज 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट। अभी क्या इम्प्रिजनमेंट उन्होंने हटा दिया है, तो अभी इम्प्रिजनमेंट नहीं है, आपको इम्प्रिजनमेंट से मुक्ति मिल गई है। तो इसका मतलब ये है कि एक रिलीफ वाला फैक्टर है कि भाई यहाँ पर जो है, चलो पहले पनिशमेंट के तौर पे आपके जेल होने की संभावना भी थी, अब वो नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 172। डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन के जो प्रोविजन है वो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन के जो प्रोविजन है वो आपके सेक्शन 149 से लेके और 172 तक दिए गए। 172 सेक्शन में लिखा हुआ है कि 149 से लेके 171 सेक्शन में अगर किसी भी सेक्शन के अंदर जो प्रोविजन है उसके नॉन कंप्लायंस का पनिशमेंट अगर नहीं दिया गया है, वंस अगेन किसी भी प्रोविजन में, कहां से कहां तक, 149 से लेकर 171 तक, किसी भी प्रोविजन में अगर पनिशमेंट नहीं दिया गया है तो 172 आपको पनिशमेंट बता रहा है। तो अगर पनिशमेंट उस सेक्शन में दिया हुआ है तो 172 पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें पनिशमेंट नहीं दिया गया है तो फिर क्या पनिशमेंट लगेगा? तो कह रहे हैं कि जी आपके कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट दोनों के ऊपर पेनल्टी लगेगी 50,000 रुपए की। एंड पर डे जब तक नॉन कंप्लायंस चलता रहेगा कंटिन्यूइंग ऑफेंस के केस में 500 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 3 लाख फॉर कंपनी। 500 रुपीज पर डे ये दोनों के लिए कॉमन है, कंपनी ऑफिसर एंड डिफॉल्ट दोनों के लिए, राइट। अब पर डे वाले पे आ जाते हैं तो मैक्सिमम कितना होगा? तो कंपनी के लिए मैक्सिमम 3 लाख, यानी पर डे करते करते 500 रुपये पर डे करते 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 क्या टिल एन नंबर चलता रहेगा? नहीं। टिल इन्फिनिटी चलता रहेगा? नहीं। कहां तक चलेगा? 3 लाख। ऊपर जैसे 2 लाख हो रहा था ऐसे यहाँ पे 3 लाख। ये कंपनी के लिए। ऑफिसर एंड डिफॉल्ट के लिए 1 लाख। इसमें भी आप देख रहे हैं कि कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं है। नेक्स्ट प्रोविजन इज सेक्शन 178। 178 सेक्शन में 177 एज वेल एज सेक्शन 178 दोनों सेक्शन के जो प्रोविजंस हैं उसकी नॉन कंप्लायंस का पनिशमेंट है। यानी कि सेक्शन खुद कहता है 178 के अंदर कि भाई 178 में एंड 177 में दोनों में से कोई भी अगर प्रोविजन को नॉन कंप्लाई किया जाता है, उसकी कंट्रावेंशन होती है, तो पनिशमेंट क्या है।
तो जो पनिशमेंट पहले था उसको बदल के अब क्या कर दिया गया, लायबल टू पेनल्टी। यहाँ भी इम्प्रिजनमेंट खत्म। 5 लाख रुपए कंपनी के ऊपर, 1 लाख रुपए ऑफिसर एंड डिफॉल्ट के ऊपर ये पनिशमेंट लगेगा। एक और बात ध्यान रखेंगे, जहां भी ऑफ लिखा हुआ है एग्जैक्ट उतना ही है। अप टू होता है तो फिर उसमें रेंज आती है। ऑफ लिखा हुआ है ना, फाइन ऑफ 5 लाख, एग्जैक्ट 5 लाख, ना कम ना ज्यादा। फाइन ऑफ 1 लाख, एग्जैक्ट 1 लाख, ना कम ना ज्यादा। नेक्स्ट इज 184। 184 में डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है। व्हाट इज डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट which have to be disclosed under section 184। दो तरीके के इंटरेस्ट हैं, एक जनरल इंटरेस्ट और एक कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, यानी कि स्पेसिफिक डिस्क्लोजर हम उसको कहते हैं। दोनों केस में अगर आप नॉन कंप्लाइंस करते हैं, यानी कि इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करते हैं, इन दैट सिचुएशन 184 क्या पनिशमेंट देता है? कुछ इम्प्रिजनमेंट है, कुछ फाइन भी है। इम्प्रिजनमेंट हटा दिया गया, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्या था वो छोड़ी। पेनल्टी एट प्रेजेंट क्या पनिशमेंट है? पेनल्टी ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी इन केस ऑफ बोथ टाइप ऑफ ऑफेंसेस। इधर यू डू नॉट डिस्क्लोज द जनरल डिस्क्लोजर और यू डू नॉट डिस्क्लोज द स्पेसिफिक इंटरेस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। दैट इज रिगार्डिंग 184 डीक्रिमिनलाइजेशन। चलिए अगला सेक्शन 187 है। 187 कहता है कि जब भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो कंपनी का इन्वेस्टमेंट है तो किसके नाम में वो चीज़ें रजिस्टर होनी चाहिए जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है? कंपनी के खुद के नाम में, और किसी के नाम में, डायरेक्टर के नाम में या और आपकी कंपनी के शेयर होल्डर के नाम में नहीं। कंपनी जो सेपरेट लीगल एंटिटी, तो उसका इन्वेस्टमेंट तो उसके नाम में रजिस्टर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कंपनी के ऊपर पेनल्टी 5 लाख रुपए की और ऑफिसर एंड डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी 50,000 रुपए की। इसमें भी इम्प्रिजनमेंट अब नहीं है। नेक्स्ट इज सेक्शन 188। 188 सेक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में क्या है कि कौन सी कंपनी किस रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कितना कर सकती है, लिमिट्स क्या हैं और प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर वाइज अगर देखें तो उसमें उन्होंने आपको बोर्ड के अप्रूवल लेने के लिए बोला, और वैल्यू से अगर जो वैल्यू सिस्टम है, कुछ वैल्यूज दी गई हैं, उससे लिमिट्स दी गई हैं, उससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो फिर शेयर होल्डर का अप्रूवल भी लेना पड़ता है बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो प्रोसीजर में या लिमिट में अगर आप कंप्लाई नहीं करते हैं, प्रोविजन 188 के प्रोविजन कंप्लाई नहीं करते हैं, तो फिर पनिशमेंट आपको दिया गया। पनिशमेंट में इम्प्रिजनमेंट था पहले। नाउ लिस्टेड कंपनी के लिए अभी क्या पनिशमेंट है? अगर वो कंट्रावेंशन करती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का, पेनल्टी ऑफ 25 लाख रुपीज, और अनलिस्टेड कंपनी के लिए पनिशमेंट इज पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट इज सेक्रेटेरियल ऑडिट। गौर करने वाली बात है, इम्प्रिजनमेंट हर जगह से हटा दिया जा रहा है। कुछ कंपनीज के अंदर, स्पेसिफाइड कंपनीज के अंदर सेक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ता है। सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस सेक्रेटरियल ऑडिट कैसे करेगा उसके अंदर? अच्छा, और कंपनी कौन सी कंपनी इसको कराना पड़ता है, और सेक्रेटरियल ऑडिट कराने के लिए जो ऑडिटर है कंपनी सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस, उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो किस फॉर्मेट में बनाएगा, ये सारी जानकारी 204 सेक्शन में दी गई है। अगर इसमें कंट्रावेंशन होता है, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट कराती ही नहीं है, या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस सेक्रेटरी ऑडिट करने में सेक्शन के प्रोविजन फॉलो नहीं करता और कंट्रावेंट करता है, देन कंपनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी और द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, एज द केस में बी, दे विल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए की पेनल्टी उनके ऊपर लगेगी। इज दैट क्लियर? चलो, तो यहाँ भी आप देखते हैं कि खाली पेनल्टी है और पनिशमेंट में इम्प्रिजनमेंट कोई भी नहीं है। नेक्स्ट इज सेक्शन 232। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट सेक्शन 230 में है, एंड कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट टुगेदर विद इन कनेक्शन विद दैट अमलगमेशन। तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन की अगर आपने कंबाइंड पिटीशन एक फाइल की है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, और वो आपके अप्रूव हो जाती है, यानी कि एनसीएलटी ऑर्डर पास करता है और ऑर्डर पास करके सैंक्शन कर देता है जो आपका कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट है, तो उस ऑर्डर की कॉपी हमें फाइल करनी है, राइट, विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो अगर वो फाइल नहीं होती है तो इट इज़ एन ऑफेंस, और इस ऑफेंस के लिए पेनल्टी क्या है? कंपनी एंड ऑफिसर एंड डिफॉल्ट पेनल्टी ऑफ ₹20,000 एंड ₹1,000 पर डे, मैक्सिमम 3 लाख। पेनल्टी ही पेनल्टी है, इम्प्रिजनमेंट अब कभी कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट इज सेक्शन 242 सबसेक्शन 8। इसमें क्या है? 242 सेक्शन का मतलब हम पहुंच गए अब ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के प्रोविजंस में।
ऑपरेशन हो या मिसमैनेजमेंट हो, उसको ख़त्म करने के लिए जो हमारा ट्राइब्यूनल है वो बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारे एक्शन ले सकता है। यानी कि ऑर्डर पास करेगा, उसमें बहुत सारे स्टेप्स ले सकता है। उन स्टेप्स को लेते वक्त अगर कंपनी के मेमोरेंडम या उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बदलना पड़े तो वो बदल सकता है। अगर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के रिलेशन में एनसीएलटी मेमोरेंडम आर्टिकल किसी कंपनी का बदल देता है, बदल दिया, तो क्या कंपनी वापस उसको बदल सकती है जिसको एनसीएलटी ने बदला? जो चीज एनसीएलटी ने डाली नहीं, भाई बदला तो कुछ नया आया होगा, तो क्या उसको कंपनी अपनी मनमर्जी से बदल ले? एंड द आंसर इज नो। तो अगर बदलना भी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रिब्यूनल से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने भी कुछ सोच समझ के आपके मेमोरेंडम आर्टिकल में चेंज किया होगा। अब जो उन्होंने चेंज किया है उसको आप चेंज करना चाहते हैं विद द परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल। अगर नहीं करते हैं, अपने आप कर देते हैं, इट इज एन ऑफेंस, राइट? तो अभी क्या है, इम्प्रिजनमेंट इसमें से भी हटा दी गई। प्रीवियसली इट वाज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट प्रोविजन इज सेक्शन 284, यानी कि अब हम वाइंडिंग अप के प्रोविजन में पहुंच गए। वहां पर कहा गया कि जब कंपनी में लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाएगा, देयर आर टू टाइप ऑफ लिक्विडेटर, वन इज कंपनी लिक्विडेटर, अनदर इज ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो जो कंपनी लिक्विडेटर है, जब वो कंपनी को वाइंड अप करने आएगा तो कंपनी का वो आउटसाइडर ही है, उसको इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स कुछ चाहिए, हु विल प्रोवाइड? तो उसके लिए प्रोविजन कहता है कि जो प्रमोटर है, डायरेक्टर हैं, कंपनी के ऑफिसर्स है, दे विल कोऑपरेट विद द कंपनी लिक्विडेटर, और अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो पनिशमेंट में इम्प्रिजनमेंट होती थी, अब हटा दी गई है। अभी क्या है कि अगर नहीं करेगा कोऑपरेट तो कंपनी लिक्विडेटर से कंप्लेन ट्रिब्यूनल को करेगा, और ट्रिब्यूनल फिर ऑर्डर करेगा, डायरेक्ट करेगा कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर को कि भाई ये तुम्हारा काम ही करने आया है, अपना काम करने थोड़ी आया है। तो जो कंपनी लिक्विडेटर है वो आपकी कंपनी को बंद करने आया है, तो कृपया करके बंद कर दीजिए, दैट्स इट। और बंद करने के लिए जो भी इसको रिक्वायरमेंट है कंपनी लिक्विडेटर को लीगल कंप्लाइंसेस पूरा करने के लिए, वो आप इसको प्रोवाइड कर दीजिए। तो डायरेक्टर प्रमोटर्स को एनसीएलटी अब डायरेक्ट करेगा, ऑर्डर देगा उनको कि भाई ये करो आप, ना कि इम्प्रिजनमेंट, ना कि पनिशमेंट। नेक्स्ट इज सेक्शन 302। 302 में क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी बाय ट्रिब्यूनल। यानी कि अगर आपको बंद करना है तो आपको पता होगा पहले से दैट हम कहाँ एप्लीकेशन फाइल करते हैं, एनसीएलटी में। ग्राउंड्स कौन से होते हैं वो आपने पढ़े होंगे। अगर ग्राउंड्स ठीक हैं, आप एक एलिजिबल एप्लीकेंट हैं, तो ट्रिब्यूनल आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा और कंपनी का जो वाइंडिंग अप है, लिक्विडेशन है, उसको ऑर्डर कर देगा। वंस द लिक्विडेशन इज कंप्लीट, वाइंडिंग अप प्रोसेस इज कंप्लीट, उसके बाद ट्रिब्यूनल कंपनी को डिसॉल्व करने का ऑर्डर पास करता है। अब पॉइंट ये है कि उस ऑर्डर की कॉपी आरओसी को फाइल करनी होती है, नहीं होगी तो फिर पनिशमेंट, राइट? इसमें इम्प्रिजनमेंट वो हटा दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा है कि द ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल है वो खुद भी कॉपी को आरओसी को पहुंचवाएगा, और जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, कंपनी के जो अभी अभी फिलहाल वाइंडिंग अप में तो कंपनी लिक्विडेटर है, उसको भी डायरेक्ट करेगा कि भाई तुम भी इसको आरओसी को फाइल करवाओ, ठीक है? तो अभी क्या है कि देखिए सबसेक्शन 3 इज देयर, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। जहाँ सब्स्टिट्यूट किया गया वहाँ पे प्रोविजन की टेक्स्ट आप देख रहे हैं कि रेड कलर में अलग से लिखी हुई है। ऊपर वाला प्रोविजन है उसमें भी आप देखेंगे 284 सबसेक्शन 2 इज सब्स्टिट्यूटेड। तो सबसेक्शन 2 की जगह नया सबसेक्शन 2 आ गया, नया सबसेक्शन 3 आ गया, तो वो रेड में यहाँ पे आप इसकी लैंग्वेज खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? फॉर दैट पर्पस स्क्रीन वीडियो को स्टॉप करके आराम से पढ़ सकते हैं, राइट? 302 में भी ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि जो ट्रिब्यूनल है वो अब खुद उसकी कॉपी आरओसी को फाइल करवाएगा एंड डायरेक्ट करेगा कंपनी लिक्विडेटर को कि भाई तुम भी इसकी कॉपी आरओसी को फाइल कर दो, ठीक है जी? पहले क्या था कि फाइल करो, नहीं करोगे तो पनिशमेंट, अब ऐसा नहीं है, फाइल करवाना पर्पज है, फाइल नहीं होने पे इम्प्रिजनमेंट वगैरह की प्रोविजन हटा दिए गए हैं, अभी फाइल करवाना। नेक्स्ट इज 347 सबसेक्शन 4, डिस्पोजल ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी। देखिए अगर कंपनी जब बंद होती है तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको बुक्स एंड पेपर्स हैं, उनको डिस्पोज किया जाता है।
तो उसके प्रोविजन है कि कैसे वो आपके डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। अगर उसका कंटामिनेशन होता है तो उसमें इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजन है, वो इम्प्रिजनमेंट हटा दी गई है। ठीक है, तो रेगुलर क्लास में जब भी आपने पढ़ा होगा तो प्रोविजन पढ़ लिया होगा, जिसमें एक छोटा सा अगर आपको याद आ रहा हो कि सरकार की तरफ से एक ऑफिसर आएगा, वो चेक करेगा कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हो सकता है कि यूज़फुल हों, फ्यूचर में कोई लिटिगेशन के वजह से कुछ चल रहा हो उससे रिलेटेड है। बाकी सब डिस्पोज ऑफ करने की परमिशन फिर आपको मिल जाएगी। तो अगर उसमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता इम्प्रिजनमेंट का पहले प्रोविजन था वो हटा दिया गया, राइट। दैट इज 347 सबसेक्शन 4, डिस्पोजल ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज 356 सबसेक्शन 2, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू डिक्लेयर डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी वॉइड। इसको हम ऐसे पढ़ाते हैं कि अगर कोई कंपनी डिसॉल्व हो गई, मर गई, तो क्या उसको दोबारा जीवित किया जा सकता है। तो मरे हुए इंसान को तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ एक ऑर्डर आता है जिसकी वजह से कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। डिसोल्यूशन ऑर्डर की वजह से कंपनी मृत मानी जाती है। अगर उस ऑर्डर को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए तो दिस मीन्स एज इफ नेवर इट वाज डेड, कभी भी मरी ही नहीं थी, ऐसा हो गया ना। एक ऑर्डर आया, उससे वो खत्म हो गया, उसका लीगल एग्जिस्टेंस। उस ऑर्डर को हमने वॉइड कर दिया तो उसका एग्जिस्टेंस बरकरार है, राइट। तो क्या ट्रिब्यूनल ऐसा कर सकता है? बिल्कुल ऐसा कर सकता है, पहली बात। लेकिन जब ये ऑर्डर आता है तो इसमें भी वही है कि इसकी कॉपी फाइल करानी है, तो इसमें भी वही लिखा हुआ है, ट्रिब्यूनल शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू द रजिस्ट्रार एंड ऑल्सो डायरेक्ट द कंपनी लिक्विडेटर। क्लियर है? बाकी रेड में आप पढ़ सकते हैं। पहले क्या होता था, वही सेम सिचुएशन कि भाई आपके ऑर्डर आया है कि भाई डिसोल्यूशन को वॉइड किया जा रहा है, तो इसकी जानकारी फिर आरओसी को देनी है। अगर डिसोल्यूशन का ऑर्डर आएगा तो उस ऑर्डर की जानकारी आरओसी को देनी पड़ेगी, ताकि आरओसी अपने रिकॉर्ड में से उसको हटा देगा। अगर डिसोल्यूशन के ऑर्डर को वॉइड करने का ऑर्डर आ गया है, यानी कि पहला ऑर्डर वॉइड हो गया, तो ये ऑर्डर पास किया गया कि पहला ऑर्डर वॉइड है, तो फिर आपके डिसोल्यूशन, इसकी जानकारी, डिसोल्यूशन रद्द हो चुका है, सिंपल लैंग्वेज में कहें डिसोल्यूशन रद्द हो चुका है, तो इसकी जानकारी भी आरओसी को देनी पड़ेगी ताकि कंपनी फिर से आरओसी के रिकॉर्ड में जीवित हो जाए। तो कौन इसको भेजेगा? तो पहले था कि नहीं, अगर आपने दिया तो जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर पनिशमेंट। अभी इसके लिए ए और बी प्रोविजन आप देख रहे हैं। ए में कहा जा रहा है कि जो ट्रिब्यूनल है वही फॉरवर्ड करवा देगा, और बी में कहा जा रहा है कि ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करेगा कंपनी लिक्विडेटर को कि भाई तुम इसको फॉरवर्ड करो। भेज आरओसी को भेजने का टाइम 30 डेज, इम्प्रिजनमेंट यहाँ से बैठा दिया गया। 392 सेक्शन कह रहा है पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस बाय फॉरेन कंपनी। देखिए, जो फॉरेन कंपनी का चैप्टर है, चैप्टर 22, उसके अंदर दो प्रकार की कंपनियों के बारे में बात हुई है। एक कंपनी हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और दूसरी नॉट हैविंग, यानी कि जो बाहर की कंपनीज हैं, अगर वो इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है उनकी भी बात हो रही है, और जो कंपनीज का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है बट वो इंडियन कंपनी नहीं है, बाहर की कंपनी है, उनकी भी बात हो रही है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया वेदर हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और नॉट, इफ इट इज हैविंग तो इसको हम फॉरेन कंपनी कह देंगे, इफ इट इज नॉट हैविंग तो हम इसको फॉरेन कंपनी नहीं कहेंगे, सिंपली कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इसको कहा जाएगा, राइट। अब इनके जो प्रोविजंस हैं उनमें अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो सेक्शन 392 में पनिशमेंट दिया गया है, जिसमें जेल के प्रोविजन भी हटा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है 393A। 393A का टेक्स्ट देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन 393A के बारे में एक 450 सेक्शन बीच में अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ कनेक्टिविटी के साथ। सेक्शन 379 ये पहला सेक्शन है जो कि आपके फॉरेन कंपनी के चैप्टर में आता है, जिसमें पावर थी पहले, प्रोविजन में कुछ लिखा हुआ है, फिर एक पावर है कि सरकार आपके चाहे तो एग्जेम्पशन दे सकती है फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द फॉरेन कंपनी चैप्टर 22। किसको दे सकती है? जो भी कंपनी बाहर रजिस्टर्ड है और इंडिया में बिजनेस कर रही है या नहीं भी कर रही है, बट इंडिया में उनका कोई एक्ट है जिसकी वजह से इंडियन लॉ उनके ऊपर अप्लाई होता है, तो ऐसी सिचुएशन में एग्जेम्पशन दी जा सकती है। तो अभी उन्होंने किया ये कि पावर ऑफ एग्जेम्पशन आपके यहाँ से हटा के 379 में से हटा के, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोविजो के तौर पे दिया गया, एक नया सेक्शन बना दिया। तो 393 इज अ न्यू सेक्शन, पावर टू एग्जेम्प्ट फॉरेन कंपनी एंड कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एग्जेम्पशन देने की पावर है फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर फॉरेन कंपनी चैप्टर 22। चलिए, मेरे को लगता है कि मैंने आपको अच्छे से समझाया यहाँ पे। इस
इस सेक्शन 393A का क्या रेफरेंस है, वो ये है कि देखिए फॉरेन कंपनी का चैप्टर 379 से स्टार्ट है, ठीक है, और 393 तक चल रहा है। तो अभी क्या है कि 392 में पनिशमेंट है, फिर 393 में वैलिडिटी के बारे में बात हो रही है वहाँ पर, और 393 ये नया लगाया। तो 379 में पहले पावर ऑफ एग्जाम्पशन था, उसका जो प्रोविजो है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, देखो 379 पावर टू एग्जाम्प्ट रिमूव्ड, प्रोविजन शैल बी ओमिटेड, नीचे लिखा हुआ है प्रोविजन, जो प्रोविजो था वो लिखा हुआ है एज इट इज, आप पढ़ सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके। इसको यहाँ से हटा के 393A के रूप में एक नया सेक्शन बना दिया। तो प्रोविज़न ये है कि पनिश पावर जो है एग्जेम्पशन देने की अभी भी बरकरार है, बट उसको एक अलग सेक्शन बना दिया गया है। समझ में आ गया? चलो, अब 393A का जो टेक्स्ट है वो आपके यहाँ देखें ऊपर, पहले ही 392 के नीचे यहाँ पे ये टेक्स्ट है, इसका जो कह सकते हैं कि क्रक्स है वो सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिख दिया था नीचे 379 के साथ कनेक्ट करके। 393 एग्जेम्पशन देने की पावर है, इसमें इम्प्रिजनमेंट वाला पॉइंट नहीं है। चलो 450 सेक्शन बीच में छोड़ा मैंने, इसको करते हैं। 450 सेक्शन क्या कहता है? 450 सेक्शन रेस्टिट्यूटरी पनिशमेंट सेक्शन है कि यानी कंपनीज एक्ट में अगर किसी भी प्रोविजन के नॉन कंप्लायंस का पनिशमेंट क्या है ये उस प्रोविजन में नहीं दिया गया है तो हम 450 सेक्शन लगाते हैं। क्या है इसमें पढ़ेंगे। लायबल टू पेनल्टी ऑफ 1000 and rupees I'm sorry 10,000 and rupees 1000 पर डे, ये पर डे वाला कंटिन्यूइंग ऑफेंस के केस में मैक्सिमम 2 लाख रुपीज, एंड रुपीज 1000 पर डे, मैक्सिमम रुपीज 50,000 फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट। 2 लाख रुपए कंपनी के लिए, 1,000 रुपये पर डे चलेगा, मैक्सिमम 2 लाख कंपनी। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए 1,000 रुपये पर डे, मैक्सिमम 50,000, और पहले दिन लायबल टू पेनल्टी ऑफ 10,000। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, पहले इसमें फाइन लिखा था, अभी पेनल्टी कर दिया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि फाइन और पेनल्टी में क्या फ़र्क है। पेनल्टी का ये होता है कि गवर्नमेंट खुद लगा लेती है ना, मोदी जी खुद लगा देते हैं, यानी कि एमसी लगा देता है उसको, ये पेनल्टी का एक महत्व है। तो 450 सेक्शन में क्या पनिशमेंट है वो मैंने आपको बता दिया है, पेनल्टी है, अब फाइन नहीं है। आगे चलें। 435 सेक्शन, 435 सेक्शन में कहा गया है कि 452 सेक्शन को छोड़ के बाकी सभी सेक्शन में जहाँ भी आपके कोई ऑफेंसेस होते हैं स्पेशल कोर्ट का जुरिडिक्शन होगा, यानी कि अब स्पेशल कोर्ट की जो पहुंच है वो 452 सेक्शन को छोड़ के बाकी सभी सेक्शन पे रहेगी। इज दैट क्लियर? चलिए, ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट सेक्शन 452, एक बार रीड कर लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट यानी कंपनीज एक्ट एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 452 सेक्शन को छोड़ के बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश और डेजिग्नेट एज मेनी स्पेशल कोर्ट एज मे बी नेसेसरी। तो कहने का अर्थ यह है कि स्पीडी ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। स्पीडी ट्रायल किसके लिए चाहिए? ऑफेंसेस के लिए। कौन से ऑफेंसेस के लिए स्पीडी ट्रायल चाहिए? सभी ऑफेंसेस के लिए किया जा सकता है एक्सेप्ट 452। 452 सेक्शन में जो आपने पढ़ा उसको छोड़ दीजिए, बाकी सभी जगह अगर सरकार को जरूरत महसूस होगी तो उस सेक्शन में ऑफेंसेस के स्पीडी ट्रायल के लिए वो स्पेशल कोर्ट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब जो भी स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हैं उनमें आपके जो ऑफेंसेस हैं उनके ट्रायल किए जा सकते हैं एक्सेप्ट सेक्शन 452। 446B, इस सेक्शन में कुछ कंपनीज के लिए पनिशमेंट जो है वो हाफ कर दिए गए थे। ये पुराना अमेंडमेंट है। तो पहले ये किन कंपनीज पे था? उन कंपनीज में अभी 2 कंपनी और ऐड कर दी गई हैं, एक स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है, और एक प्रोड्यूसर कंपनी। इन कंपनीज के अंदर भी वही एक तरीके से रिलैक्सेशन कह लीजिए, रिलैक्सेशन मिलेगा जो कि पहले कंपनीज, छोटी कंपनीज को मिल रहा था, राइट। तो अभी टेक्स्ट इसका नीचे दिया गया, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, रेड कलर में है, वीडियो पॉज करके आप पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट ये है कि पहले दिस वाज एप्लीकेबल, दिस प्रोविजन वाज एप्लीकेबल ऑन 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, ठीक है। अभी दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ऑन 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप
प्राइवेट कंपनी और प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है। तो स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है एंड प्रोड्यूसर कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल है, जिसका अर्थ क्या होगा कि प्रोविजंस के अंदर जब ऑफेंसेस होंगे तो जितने ऑफेंस जितने पनिशमेंट दिए गए हैं नॉर्मल कंपनी के ऊपर उतने ही लगेंगे, इनके ऊपर हाफ लगेंगे। इज दैट क्लियर? सो दैट शैल नॉट बी मोर देन वन हाफ ऑफ द पेनल्टी, दैट शैल नॉट बी मोर देन वन हाफ ऑफ द पेनल्टी, ठीक है। तो जितनी पेनल्टी है, जैसे 100 रुपये पेनल्टी दी गई है तो इन पे 50 लगेगी, इनके लिए हाफ हो जाएंगे। ऐसे ही अगर पनिशमेंट है तो वो भी आपके हाफ हो जाएगा। खैर पनिशमेंट ज़्यादातर जगह हटा दिया गया है, तो पनिशमेंट जो भी है वो हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा इनके लिए। जैसे उसमें लिखा है कि 1,000 रुपये का फाइन या 1,000 रुपये की पेनल्टी, तो इनके लिए आधी लगेगी, 500 रुपये। कौन सी कंपनी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियसली इट वॉज फॉर 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, अब दिस इज फॉर 1% कंपनी, ए स्मॉल कंपनी एज वेल एज स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी एंड प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी का चैप्टर हमारे सिलेबस में टिल डेट तो अभी नहीं है, आगे आएगा तब देखा जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इन केस ऑफ 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, हाफ पेनल्टी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख फॉर कंपनी एंड 1 लाख फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट। क्लियर है? तो जो हाफ पनिशमेंट है उस पर भी फिर एक मैक्सिमम कैप है, यानी कि आधा पनिशमेंट लगेगा, जितना प्रोविजन में दिया गया उसका भी आधा, और वो आधा भी कभी भी 2 लाख से ज़्यादा नहीं होगा फॉर कंपनी एंड 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगा फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट। नेक्स्ट इज 454 सबसेक्शन 3। इसमें क्या लिखा है? 454 में लिखा है कि अगर एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करने में अगर डिले हो जाता है, ठीक है, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर जो उसके अंदर नॉन कंप्लायंस थी वो ठीक कर दी है, तो फिर आपके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। जो कोई प्रोसीडिंग अगर स्टार्ट हो गई है तो वो स्टार्ट होगी नहीं, और अगर आपके कोई एक्शन लेना चाहेंगे तो नहीं लेंगे। इज दैट क्लियर? सो इफ डिफॉल्ट इज इन फाइलिंग, दो तरीके की फाइलिंग है कंपनी एक्ट में, एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइलिंग। इसमें अगर कोई गड़बड़ है एंड इफ इट इज रेक्टिफाइड ईदर बिफोर और विद इन 30 days ऑफ इशू ऑफ नोटिस बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 454, then no penalty shall be imposed and all the proceedings shall be deemed to be concluded। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि 454 सेक्शन में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, वो जज करेगी कि हाँ आपने पनिशेबल ऑफेंस किया है या नहीं किया है। तो वो आपको नोटिस जब भेज रही है, इशू ऑफ नोटिस बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ठीक है, उससे पहले आपने ठीक कर लिया या उसके 30 दिन में ठीक कर लिया, यानी कि नोटिस इशू हो गया एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की तरफ से, उसके पहले ही आपने सही कर लिया या उसके विद इन 30 डेज, यानी इशू होने के 30 डेज में आपने ठीक कर लिया, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी आपके ऊपर। तो हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं एनुअल फाइलिंग के, एक एनुअल रिटर्न, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों को फाइल कर दीजिए, टाइमली फाइल कर दीजिए। नहीं करेंगे तो फिर पेनल्टी वगैरह जो लगनी है उसको डिसाइड एडजुडिकेटिंग ऑफिसर करेगा, जो कि आपके इस सेक्शन में डिटेल में दिया गया, उसमें नहीं जाते अभी। नॉर्मली आरडी होता है, ठीक है, आरडी कह लें या ट्रिब्यूनल कह लेते हैं, आरडी और ट्रिब्यूनल। तो जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, अभी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आपके नोटिस इशू करेगा कि भाई ये पेनल्टी आपके ऊपर लगनी चाहिए। उससे पहले ही आप ठीक करके बैठ गए या विद इन 30 डेज आपने ठीक कर दिया, तो फिर कोई पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न ये है। राइट, अगला है 247 रजिस्टर्ड वैल्यूअर के बारे में। मैंने वैल्यूअर लिखा है, यहाँ पर भी आपके फाइन था वो हटा दिया गया, फाइन शब्द, अब पेनल्टी रह गया। कितना पेनल्टी लगेगा? 50,000 रुपये। रजिस्टर्ड वैल्यूअर को, आई एम सॉरी, रजिस्टर्ड वैल्यूअर को कैसे काम करना है ये सारी जानकारी आपके दी गई है इन सेक्शन 247। अगर नॉन कंप्लाइंस होती है तो फिर क्या होगा? फाइन लगता था पहले, अब लगेगी पेनल्टी। अब पेनल्टी का मतलब क्या है? एमसीए लगा देगा। कितनी पेनल्टी लगेगी? 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़। अगला सेक्शन है 149 सबसेक्शन 9। 149 सबसेक्शन 9 कहता है कि भाई इन केस ऑफ नो प्रॉफिट्स और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स
remuneration to independent director as per section 197 subsection 5 and schedule number 5। बच्चों ये समझना है कि सेक्शन 149 सबसेक्शन 9 में आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात हो रही है कि भाई उसको स्टॉक ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन उसको रेमुनरेशन मिलेगी। अब साथ में ये भी बताया उन्होंने प्रोविज़ो डाल के कि अगर लॉस होगा या इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा, यानी नो प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट नहीं है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो इसको भी रेमुनरेशन हम वैसे ही दे पाएंगे जैसे बाकी को देते हैं। कैसे देते हैं बाकी को? 197 सबसेक्शन 5 एंड शेड्यूल नंबर 5। एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर को जैसे रिम्यूनरेशन देते हैं 197 सबसेक्शन 5 एंड शेड्यूल 5 के मुताबिक, वैसे ही इसको भी दे पाएंगे। तो लॉस वाली कंपनी में क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम रिम्यूनरेशन दे पाएंगे? यस। कैसे दे पाएंगे? जैसे बाकी को देते हैं। बाकी को कैसे देते हैं? 197 सबसेक्शन 5 एंड शेड्यूल 5, 197 सबसेक्शन 5 एंड शेड्यूल 5। 197 सेक्शन में भी चेंज करना पड़ेगा, फिर भाई यहाँ चेंज किया 149 में तो वहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, और वहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ साथ अदर डायरेक्टर के लिए भी चेंज किया गया। तो 197 क्या कह रहा है? रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर। तो अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो फिर अब सभी डायरेक्टर्स को दिया जाएगा रेम्यूनरेशन। सभी डायरेक्टर क्यों बोला मैंने? क्योंकि जो सेक्शन की लैंग्वेज है उसमें एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर तो पहले से लिखा हुआ है। तो जहाँ पे एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर लिखा हुआ है उसके आगे आप देखेंगे ये शब्द और उन्होंने ऐड कर दिए। कौन से शब्द ऐड कर दिए हैं? ये देखिए जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, एनी अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिख दिया तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला पॉइंट क्लियर, 149(9) में भी आ गया, यहाँ भी आ गया। एनी अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी लिख दिया। तो इसका मतलब देखिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में ऑलरेडी सारे आ गए, जिसको आप एग्जीक्यूटिव समझते हैं, आपने पढ़ा होगा उसमें जो भी आते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में वो आ गए, बाकी नॉन एग्जीक्यूटिव रह गए वो यहाँ आ गए। तो इसका मतलब सभी लोग, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हैं चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सारे के सारे अब लॉस वाले केस में, इनएडिक्वेट प्रॉफिट वाले केस में रिम्यूनरेशन ले पाएंगे। कैसे? वैसे ही 197 सबसेक्शन 5 एंड रेड विद शेड्यूल 5। ठीक है। नीचे आपको टेक्स्ट दिया गया 197 सबसेक्शन 3 का, जिसमें उन्होंने आपको रेफरेंस दिया है कि आप कैसे रिम्यूनरेशन ले पाएंगे। ठीक है। तो जैसे रिम्यूनरेशन ले पाएंगे उसके लिए उन्होंने आपको सारे प्रोविज़न पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं। अमेंडमेंट उसमें जो है वो आप देखें ग्रीन में यहाँ पे आ रहा है, ऊपर मैंने अंडरलाइन भी किया, यहाँ भी ग्रीन में आ रहा है, नीचे एग्जैक्ट टैक्स जो है और एनी अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट, ये लिख दिया उन्होंने। जिसका मतलब ये हुआ कि आप एक कंक्लूजन अगर निकालें तो पहले से ही एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर को तो हम दे ही रहे थे रेम्यूनरेशन, अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी देंगे और इंडिपेंडेंट को भी देंगे। ठीक है। कैसे देंगे? बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन एनी सम एक्सक्लूसिव ऑफ एनी फी पेएबल टू डायरेक्टर अंडर सबसेक्शन 5। तो जो सबसेक्शन 5 बार बार रेफरेंस शिटिंग फी है वो तो मिलेगी मिलेगी, वो अलग अलग से मिलेगी, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि शेड्यूल 5 के मुताबिक रेम्यूनरेशन देंगे। तो अगर आपको याद हो तो शेड्यूल 5 के अंदर लॉस वाले केस में, इनएडिक्वेट प्रॉफिट वाले केस में रेम्यूनरेशन देने के जो तरीके हैं वो बताए गए हैं। शेड्यूल 5 में भी चेंज किए गए हैं। शेड्यूल 5 में 2-3 मेजर चेंज है। एक तो देखो टेबल बदल गई है। अगर आप ने टेबल पहले की थी, ठीक है, अब टेबल में कुछ बदलाव किया गया। तो एक बार देखेंगे, पहले आप देखते थे कि टेबल जो है ना वो थोड़ी सी छोटी होती थी, यानी कि उसमें पहले 3 ही कॉलम होते थे, अभी 4 हैं, 4 नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो अभी देखें, एक तो सीरियल नंबर का ही हो गया था, अगर इसको छोड़ देते, पहले 2 होते थे, सीरियल नंबर को छोड़ देते हैं, पहले 2 होते थे अब 3 होते हैं। पहले वाले में आपके जो है स्लैब था, दूसरे वाले में लिमिट थी, अब आपके जो है उन्होंने अदर डायरेक्टर जो ऐड किया है उसके लिए उन्होंने लिमिट दी है। इज दैट क्लियर? चलो अब देखो ऊपर आप देखोगे एक और चेंज है। पहले शेड्यूल जो एप्लीकेबल हो रही थी उसमें उन्होंने मैनेजरल पर्सन लिखा हुआ था। अब मैनेजरल पर्सन में आपके एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर आ रहे थे पहले। क्यों आ रहे थे उसका भी रीज़न है, क्योंकि जो शेड्यूल के प्रोविजंस हैं वो 196 सबसेक्शन 4
जो है उसके अंदर एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर की बात हो रही है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर लॉस में हम जाते हैं तो सबसेक्शन 3 में फिर वहाँ भी एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर की बात हो रही है, और शेड्यूल इस तरीके से एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर के ऊपर ही एप्लीकेबल पहले हो रही थी। अब जो है चेंज किया गया है, और सबसेक्शन 3 में भी आपने देखा वहाँ भी लिख दिया उन्होंने अदर डायरेक्टर। शेड्यूल के अंदर भी उन्होंने जहाँ जहाँ मैनेजर पर्सन लिखा था वहाँ पे अदर डायरेक्टर लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं ग्रीन में आपको नजर आ रहा है अदर डायरेक्टर और डायरेक्टर्स, अदर डायरेक्टर, अदर डायरेक्टर, जहाँ भी मतलब मैनेजर पर्सन लिखा है आप देख सकते हैं हर जगह उन्होंने अदर डायरेक्टर ऐड कर दिया। तो नाउ द शेड्यूल इज एप्लीकेबल ऑन बोथ, शेड्यूल इज एप्लीकेबल ऑन बोथ और यू कैन से ऑन ऑल, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने आपको बता दिया है कि भाई देखिए ऐसा है कि अदर डायरेक्टर का मतलब क्या है जो हमने लिखा है, और अदर डायरेक्टर नीचे एक्सप्लेनेशन शैल मीन द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो सबके लिए ये प्रोविजन अब एप्लीकेबल हो गई, यानी कि जो पहले से मैनेजरियल पर्सन थे एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर उन पर भी ये एप्लीकेबल है अब, और ये अब अदर डायरेक्टर के ऊपर भी एप्लीकेबल है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर भी एप्लीकेबल है। नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ाया आपको, इसको अच्छे समझेंगे, ये बड़ी रेलिवेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखेंगे। और अदर डायरेक्टर शैल मीन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट। तो अदर डायरेक्टर जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए हमने अदर डायरेक्टर शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया है। हर जगह ऐसा नहीं लिख सकते और अदर डायरेक्टर इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट, तो उन्होंने एक शब्द लिख दिया अदर डायरेक्टर, जिसका मतलब कोई भी डायरेक्टर हो जो नॉन एग्जीक्यूटिव है या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब समझेंगे कि ये मैंने क्यों समझाया, उसका रीज़न ये है कि जो मैनेजरियल पर्सन है, जो बेटे मैनेजरियल पर्सन है, थोड़ा सा टेक्निकल बात होगी अब यहाँ पे देखेंगे। जो मैनेजरियल पर्सन है वो मैनेजरियल पर्सन के लिए स्लैब नंबर 2 है, टेबल कॉलम नंबर 2 है, और जो अदर पर्सन है, ठीक है, अदर डायरेक्टर हैं, उनके लिए कॉलम नंबर 3 है। बाकी क्योंकि टेबल आपने पहले भी की होगी तो उसमें स्लैब अभी भी सेम ही है, 5 करोड़ से कम पहला स्लैब, दूसरा स्लैब 5 करोड़ या उससे ज़्यादा 100 करोड़ से कम 100 करोड़ या उससे ज़्यादा 250 करोड़ से कम 250 करोड़ या उससे ज़्यादा। मैनेजरियल पर्सन के लिए सेम ही है, 60 लाख 84 लाख 120 लाख और 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल, जो कि 250 करोड़ से ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा उसका 0.01%। तीसरा कॉलम नया है, ये अब अदर डायरेक्टर हमने इंक्लूड किया। अदर डायरेक्टर का मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो उनके लिए लिमिट है, स्लैब तो वही है, 5 करोड़ से कम है अगर तो 12 लाख, 5 करोड़ या उससे ज़्यादा 100 करोड़ से कम तो 17 लाख, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा 250 करोड़ से कम तो 24 लाख, और 250 करोड़ एंड अबव तो 24 लाख प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल, जो कि 250 करोड़ से ज़्यादा है। तो 250 करोड़ तक समझ में आ गया, 24 लाख हो गया। 250 करोड़ से अगर कम है, लेस देन 250 करोड़, तो 24 लाख हो गया, और 250 करोड़ या उससे ऊपर है तो 24 लाख तो है ही है, प्लस 250 करोड़ से जितना ऊपर है उसका आपके 0.01%। आई होप कि आपने इफेक्टिव कैपिटल पहले पढ़ा होगा, व्हाट डू मीन बाय इफेक्टिव कैपिटल, और आपने ये भी पढ़ लिया होगा कि कितना इफेक्टिव कैपिटल होने पर कितना वैल्यू, कितना रिम्यूनरेशन मिल सकता है। अगर ये समझ में आपने पहले अच्छे से ले लिया था, पहले आपको समझ में आया था, तो फिर जो कॉलम नंबर 3 उसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके जो इफेक्टिव कैपिटल के स्लैब है वो तो सेम ही है, 5 करोड़ 100 करोड़ 250 करोड़ 250 करोड़ से ऊपर। इधर लिमिट जो है वो 12 लाख 17 लाख 24 लाख 24 लाख प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल, जो कि 250 करोड़ से ऊपर है। तो ये उन्होंने आपके शेड्यूल में चेंज किए हैं, मैंने आपको समझा दिया टेबल कैसे बदली है। अदर डायरेक्टर का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, इज दैट क्लियर। चलो, तो ये शेड्यूल के बारे में चेंज हो गया। कंक्लूसिव तौर पे एक बार लास्ट टाइम फिर से बता देता हूँ कि जो अदर डायरेक्टर है उस अदर डायरेक्टर में नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी जो मैनेजरियल पर्सन है उसमें एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर इनको ला रहे थे वो, अब बाकी जो बच गए नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट कह के वो भी आ गए। कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं। हाँ, अब बात करेंगे रूल 6 की। दिस इज द लास्ट प्रोविजन फॉर दिस वीडियो। अदर डायरेक्टर का मतलब, अदर रूल 6 का मतलब क्या, अदर डायरेक्टर खत्म।
रूल 6 का मतलब क्या है और रूल 6 कौन सा है? रूल 6 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल 2014। यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात हो रही है। देखिए रूल 6 जो जो भी लिखा हुआ था वो रिप्लेस कर दिया गया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और एक नया रूल 6 आपके सामने आ गया। इसको मैं आपको बहुत जल्दी क्विकली समझा देता हूँ, बाकी आप खुद रीड करेंगे इसको। इसमें क्रक्स क्या है? रूल 6 ये कहता है कि जो भी लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं पहले उन्हें अपना कैंडिडेचर पब्लिश करना पड़ेगा। कैंडिडेचर पब्लिश करने का तरीका है कि एक डेटा बैंक तैयार हो रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, उस डेटा बैंक में अपना नाम इंक्लूड करवाना है। डेटा बैंक में जब आप नाम इंक्लूड करेंगे तो उसके बाद फिर आपको एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप अगर देंगे तो फिर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने कुछ पीरियड के लिए कुछ अहम पोजीशन पे काम किया हुआ है तो आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? अगेन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना अगर आप चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए आपको डेटा बैंक में अपनी एंट्री करानी हो। डेटा बैंक में एंट्री कराने के बाद आपको जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप एग्जामिशन के लिए एलिजिबल हैं, जो कि आपके वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर एग्जामिशन मिल सकती है, तो फिर आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कि क्या टाइम लिमिट है। तो ये जो आपके रूल 6 आया, दिस वाज बाय फिफ्थ अमेंडमेंट रूल 2019, वहाँ से आपको कुछ 13 महीने दिए गए थे। उस 13 महीने में आपको जो है जो भी आपके अपॉइंटेड हैं, ऑलरेडी अपॉइंटेड थे, उनको अपना जो है नाम उसमें कराना था एंटर, और जो अपॉइंट होना चाहते हैं उनको भी कराना है। तो दोज हु वर ऑलरेडी अपॉइंटेड, तो ये हिस्ट्री की बात हो गई, 2019 की बात हो गई, अभी अभी हम लोग 2021 में आ गए हैं। तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हुए थे, पहले इनकी बात कर लेते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो और जो नए लोग बनना चाहते हैं गेट अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अप्लाई करना है ऑनलाइन। किसके लिए अप्लाई करना है? इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है। काई लिए अप्लाई करना है? ठीक है, डेटा बैंक में अपना नाम डलवाना है। अच्छा, डेटा बैंक में आप अपना नाम डलवा सकते हो या तो 1 साल के लिए, तो फिर अगले साल फिर रिन्यू कराना पड़ेगा, या फिर 5 साल के लिए, या और अगर 5 साल के लिए कराते हो तो 5 साल की फीस देनी पड़ेगी और 5 साल बाद फिर रिन्यू कराना पड़ेगा, या फिर लाइफ टाइम के लिए। अगर लाइफ टाइम के लिए कराते हो तो फिर आपको कुछ रिन्यू नहीं कराना है। अगर आप 1 ईयर के लिए कराते हो तो हर साल फिर रिन्यू कराना पड़ेगा, ईयरली बेसिस पर रिन्यू कराना पड़ेगा। 5 साल के लिए कराते हो 5 साल खत्म होने के बाद रिन्यू कराना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास डिन नहीं भी है तो भी आप अपना नाम डेटा बैंक में डलवा सकते हो, क्योंकि डिन तो ले लिया जाएगा, तो भी अपना नाम नॉट हैविंग डिन, तो भी आप अपना नाम डेटा बैंक में डलवा सकते हो। क्लियर है? अब आपका नाम इंक्लूड हो चुका है। जब आपका नाम इंक्लूड हो चुका है तो उसके बाद आपको रिन्यू कराना ही, ध्यान रखेंगे, ठीक है, रिन्यू कराना है। रिन्यू मैंने समझा दिया आपको, 1 साल खत्म होने वाला होगा रिन्यू कराना है, 5 साल खत्म होने वाले होंगे रिन्यू कराना है, ठीक है। लाइफ टाइम वाले केस में कुछ नहीं कराना। विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड अप टू विच द नेम वाज अप्लाइड फॉर इंक्लूजन, तो वो मतलब आपको रिन्यू कराना है। लाइफ टाइम वाले में रिन्यू नहीं कराना है, ठीक है। नो एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल इन केस ऑफ लाइफ टाइम। अगर आपने लाइफ टाइम फीस पे कर दी तो आपको रिन्यू नहीं कराना है, सिंपल सी बात है। चलो जी, अब इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आएगी, वो कह रहे हैं कि जो सबसेक्शन 4 पढ़ा रहा हूँ अभी मैं आपको, सब रूल 4 सॉरी, जो इंडिविजुअल है जिसका नाम डेटा बैंक में आ गया है उसे पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, जो कि इंस्टीट्यूट कंडक्ट करेगा। इंस्टीट्यूट का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, वो कंडक्ट करेगा। 2 साल के अंदर अंदर आपको ये करना है, 2 years, अदरवाइज आपका नाम रिमूव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जब कभी भी आपने अपना नाम डाल दिया है, 1 साल के लिए डाला है, तो फिर रिन्यू करा लो 1 साल के बाद। अगर 5 साल, 5 साल के बाद रिन्यू करा लो। और जब आपने नाम डलवा दिया उसके 2 साल के अंदर डेटा बैंक में पहुंच गया, उसके 2 साल के अंदर अंदर ये टेस्ट दे लो, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, नहीं तो आपका नाम रिमूव हो जाएगा। फेलिंग विच हिज नेम शैल स्टैंड रिमूव्ड। ठीक है जी। अब एक आखिरी बात जो कि इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि अगर आपने की मैनेजर पर्सन के तौर पे काम कर लिया है, कितने टाइम, 3 years या उससे ज़्यादा, अगर आपने 3 साल या उससे ज़्यादा काम किया है की मैनेजर डायरेक्टर के तौर पे या फिर की मैनेजर पर्सनल के तौर पे,
तो फिर आपको ये सेल्फ असेसमेंट जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी कंपनी में? लिस्टेड कंपनी में या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में जिसकी कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जो कि लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे। और अगर बाहर की कंट्री के हैं तो फिर उसमें आपके उस कंट्री का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर होना चाहिए, और उस कंपनी का जो सेबी है, सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, उसका मेंबर होना चाहिए। दो बातें, कंट्री एफ का मेंबर होना चाहिए। एफ सुना होगा आपने, मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एफ मेंबर होना चाहिए। और उस कंट्री का जो सेबी है, हमारे यहाँ सेबी है, उस कंट्री में भी कोई सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर होगा, वो सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, उसका मेंबर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन है तो भी उस बॉडी कोऑपरेट में अगर आपने काम कर रखा है तो आपको छूट मिल जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा और भी क्राइटेरिया दिए गए, बॉडी कोऑपरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ $2 million, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी देश में अगर आपके कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वगैरह बना हुआ तो उसमें भी और भी आपको छूट दी गई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप रीड कर सकते हैं। गवर्नमेंट के बारे में बता रहे हैं कि अगर आपने पे स्केल डायरेक्टर या उससे एबव के लेवल पे काम किया है, और चीफ जनरल मैनेजर या फिर एबव की पोजीशन पे काम किया है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड में या फिर रिजर्व बैंक में या फिर IRDA में, राइट, तो ये सारी बातें यहाँ बताई गई हैं, आपको छूट मिल जाएगी। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको मैंने मोटा मोटा जो हमारे लिए रेलिवेंट है वो मैंने समझा दिया है कि लिस्टेड कंपनी में काम कर रखा हो या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी कैपिटल 10 करोड़ या उससे उसमें काम किया हो, या फिर बाहर में कोई ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट में काम किया जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और उस वो देश आपके मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लाइंट यानी FATF का मेंबर है, उसका जो सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर है वो IOSC का मेंबर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया से बाहर है उसकी पेड अप शेयर कैपिटल $2 million या उससे ज़्यादा है, या हमारे देश में ही स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, या गवर्नमेंट में डायरेक्टर या उससे ऊपर के लेवल पे कार्यरत है, या फिर RBI या अदर किसी डिपार्टमेंट में चीफ जनरल मैनेजर या उससे ऊपर वाले लेवल पे काम काम कर चुका है, तो आपको छूट मिल जाएगी। क्या छूट मिल जाएगी? आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्ट बन सकते हैं। मान लो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिटायर्ड डायरेक्टर हो, यू वर्क एज ए डायरेक्टर एंड देन यू रिटायर्ड, उसके बाद अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं बन सकते हैं। ठीक है जी, चलो, तो यही है इस प्रोविज़न में आपको बताया गया था, ये मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। इसके अलावा इसमें एक लाइन और बच रही है, उसको पढ़ लेते हैं। सब रूल 3 कह रहा है कि देखो, जब कभी भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए अप्लाई करोगे तो 149 में आप डिक्लेरेशन देते हो सबसेक्शन 7 में कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ एंड आई आई कंप्लाई विद ऑल द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस गिवन इन सबसेक्शन 6 सेक्शन 149। तो तो आपको हर उस समय पर यहाँ पर जो डेटा बैंक में इंक्लूजन है, रिन्यूअल है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, इसको भी डिक्लेयर करना है। सो यानी कि जब कभी भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए डिक्लेरेशन दे रहे हो, एट दैट टाइम साइमल्टेनियसली आपका यहाँ पे डेटा बैंक में नाम होना चाहिए, और अगर वो एक्सपायर हो गया था तो रिन्यूड हो चुका होना चाहिए। जैसे ICI के मेंबर हैं, किसी कंपनी में ऑडिट ले रहे हैं तो ICI में आपकी मेंबरशिप होनी चाहिए, वो तो ऑलरेडी होगी ही, अगर वो रिन्यूअल के लिए ड्यू है तो रिन्यू हो गई हो। इज दैट क्लियर? सेम यहाँ पर प्रोविज़न एप्लीकेबल है। और जब कभी भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहे हो तो आपको जो है डिक्लेरेशन देना है कि आप इंडिपेंडेंट हो एंड क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस आप सेटिस्फाई कर रहे हो एज पर 149 सबसेक्शन 6, आप सबसेक्शन 7 में उसकी डिक्लेरेशन दे रहे हो, साथ में आपका नाम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो डेटा बैंक है उसमें है, और आपने उसको अगर 1 साल के लिए कराया था तो रिन्यू भी करा लिया, यानी कि रिन्यूअल एज वेल एज इनिशियल एंट्री ये आपने सेटिस्फाई कर रखा है। ये भी आपको डिक्लेरेशन के टाइम पे इंश्योर करना पड़ेगा और डिक्लेयर करना पड़ेगा। पास होने का परसेंटेज 50% दिया गया है। जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आप दोगे तो उसमें 50% 50% 50% नंबर आएंगे तो पास माने जाएंगे, और कितनी बार भी आप दे सकते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट नहीं है। सो दिस इज रिगार्डिंग द
न्यू रूल 6। इसमें क्या है कि अब पहले कुछ टाइम लिमिट्स अलग थी, वो हटा दी गई हैं, और अब एक ये नया प्रोविज़न आया था पहले। अब की बार के आपके जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। हालांकि ये पहले आ गया था, बट देन क्योंकि 2019 में आया था तो उसके बाद कोरोना आ गया, तो फिर इसका टाइम बढ़ता रहा है ना। लास्ट टाइम 13 मंथ पे किया गया था, और उसके बाद फिर कंप्लाइंस हो गई। तो अभी फ़िलहाल टाइम लिमिट जो पुराने डायरेक्टर की है उसको उसको छोड़िए। कोई भी यहाँ से आपको याद रखना है, कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर बनना चाहता है आज की डेट में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, तो उसका नाम डेटा बैंक में होना चाहिए। एंड डेटा बैंक में डालने के बाद फिर उसका जो है टेस्ट उसको दे देना है 2 साल के अंदर अंदर। और रिन्यूअल का टाइम 1 ईयर 5 ईयर जब भी आता है, लाइफ टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो होना चाहिए। बस दैट्स इट। बाकी एग्जामेशन कुछ कुछ लोगों को एग्जामेशन है, वो मैंने आपको समझा दिया है, जिनको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। राइट। So these were the various amendments for the CA final law upcoming examination, नवंबर में हो या दिसंबर में हो, जब भी हो उसके लिए। एंड आई होप कि आपको ये सारे प्रोविज़न समझ में आ गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया है, और दिस लिस्ट इज़ द सेम एज वाज गिवन इन योर ICI मटेरियल जो इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट पे लगाया था, सेम है। तो या तो उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, या मेरे वीडियो के साथ उसको उसको आप साथ में रख के पढ़ सकते हैं, या ये आपके जो PDF है अगर ये आपको चाहिए तो ये भी आपको मिल सकती है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो लोग पेपर दे चुके हैं उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप पास हो जाएं, और जिन्होंने आपके ऑप्ट आउट कर लिया था, पेपर नहीं दिया था, आगे देंगे, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन्होंने क्लास पहले ले ली थी, अब अमेंडमेंट उनको चाहिए थे, तो उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पहला पार्ट है। दूसरा जो पार्ट है उसका वीडियो इकोनॉमिक लॉस वाला, उसका दूसरा वीडियो आएगा। अभी इसको एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।